बता सकते हो? स्क्रीन पे राइट पोस्चर। वेरी गुड। अब हम इस इकाई में सीखेंगे कि हम कैसे बैठें, कैसे सोएं, कैसे चलें। जब हम छोटे होते थे हमारे दादा दादी कहते थे कि सीधे होकर बैठें, सीधे होकर चलें, तब हम उनसे क्वेश्चन पूछते थे क्यों, लेकिन वो हमें क्यों का जवाब नहीं दे पाते थे। रश्मि 7वीं कक्षा में पढ़ती है, वह अपनी मम्मी से पूछती है कि मम्मी दूध से दही कैसे बनता है। तब उसकी मम्मी कहती है कि स्कूल की टीचर से पूछना। वह स्कूल की टीचर से पूछती है कि दूध से दही कैसे बनता है। वह उसको लाइब्रेरी में भेज देती है। स्कूल की टीचर कहते हैं कि आप लाइब्रेरी में जाओ और स्कूल की लाइब्रेरी में बुक्स पढ़ो। वह बुक्स पढ़ती है तो उसके मन में और भी प्रोसेस वाल आते हैं कि दूध में ऐसा क्या परिवर्तन आता है जिससे दही बनता है। वृक्ष से सेब नीचे गिरा, न्यूटन के मन में घंटी बजी कि नीचे ही क्यों, ऊपर क्यों नहीं। तो ये क्यों, कैसे, इन सारे सवालों का जवाब हमें किससे मिलता है? तो क्या आप बता सकते हैं कि इन सारे सवालों का जवाब हमें किससे मिलता है? विज्ञान से। तो आज हम जीवन विज्ञान के माध्यम से जानेंगे कि हम अपने पोस्चर को, ये तो हम सबको पता है कि हमें पोस्चर सीधा रखना चाहिए, लेकिन क्यों रखना चाहिए, इसके पीछे का साइंस क्या है। जब तक हमें इसके पीछे का साइंस नहीं पता होगा तब तक हम सिर्फ बेनिफिट पता होता है, जब हमें इसकी निष्पत्ति पता होती है हम बच्चे को लाख बार कह दें कि आप ये करो, जब तक बच्चे को ये बात समझ नहीं आएगी कि इसके पीछे की साइंस क्या है, मैं क्यों बोलूँगा। आजकल के बच्चे आपको पता है कितने स्मार्ट हैं। हम एक क्वेश्चन कहते हैं 10 क्वेश्चन पूछते हैं, पूछते के लिए पूछते। जब तक उनको साइंटिफिकली इस बात का पता नहीं चलेगा तब तक वो उसको फॉलो नहीं करते। तो अब हम आप सब टीचर हैं, आप स्कूल में आते हैं, आप देखते हैं कि कुछ बच्चे आपको समझाते हैं तो इतने इजी मैथड्स बढ़ के आते हैं, हम उनको सिखाएंगे। कोई नया मैथड असल में आपके मन में रहता है कि जो बच्चे समझ नहीं पाते हम उनको भी समझा सकें। बच्चों में नहीं करते हो क्या इजी से इजी मैथड्स आप सोच के आते हो, सभी आते होंगे ना। तो लेकिन कुछ बच्चे आपकी बात को बहुत अच्छे से समझ लेते हैं, लेकिन कुछ बच्चे आप उनको 10 बार भी समझाते हो तो नहीं समझ पाते। क्यों नहीं समझ पाते आप बता सकते हो? क्योंकि उनका बैठने का प्रोसेस सही नहीं होता। जब तक उनका बैठने का प्रोसेस सही नहीं है, इसको हम साइंटिफिकली समझते हैं कि बैठने के प्रोसेस से हमारे जो हम समझते हैं उसको क्या इफेक्ट पड़ता है। देखो जो हम मैं बोल रही हूँ वो कौन ले रहा है, कौन रिकॉर्ड कर रहा है, बताइए कौन रिकॉर्ड कर रहा है। जो मैं बोल रही हूँ हमारा ब्रेन, ठीक है, हमारा ब्रेन रिकॉर्ड कर रहा है। और हमारे ब्रेन तक मैसेज कैसे पहुँचता है? आप में से बहुत से साइंस के स्टूडेंट्स टीचर्स नहीं होंगे, हमारे ब्रेन तक मैसेज कैसे पहुँचता है? सेंसिटिव नर्व्स। वेरी गुड। और सेंसिटिव नर्व्स हमारी कहाँ से आती है? सेंसिटिव नर्व्स हमारी कहाँ से आती है? स्पाइनल कॉर्ड। जब हमारा स्पाइनल कॉर्ड ही सीधा नहीं है तब हमारा मैसेज हमारे ब्रेन तक कैसे पहुंचेगा? जब हम लेटे होकर बैठे हैं तो इससे क्या होगा, जो हमारा मैसेज है स्पाइनल कॉर्ड हमारी सीधी नहीं है, तो जो आप पढ़ा रहे होगे स्टूडेंट्स को तो वो स्टूडेंट्स इसको समझ ही नहीं पाएंगे क्योंकि हमारा मैसेज ब्रेन तक नहीं पहुंच पाएगा। तो मेरे सभी स्टूडेंट्स से एक ही रिक्वेस्ट है कि जब आप क्लास में एंटर करते हो तो सबसे पहले बच्चों को ये कहें कि आप सीधी हड्डी को सीधा करके रखिए। सबसे पहले इंस्ट्रक्शन आपने बच्चों को यही देनी है कि सीधी हड्डी को सीधा करके रखिए। इससे क्या होगा कि सभी बच्चे एक तो अलर्ट हो जाएंगे, दूसरा जो भी आप पढ़ाओगे आपको इतनी ज्यादा मेहनत ही नहीं करनी पड़ेगी कि आप एक ही टॉपिक को 10-10 बार पढ़ोगे। वो आप एक बार एक टॉपिक को पढ़ाओगे ना, वो अलर्टनेस से अगर सुनेंगे तो आपका उसी समय वो उस चीज को कैच कर पाएंगे। आप बच्चों का एक एग्जाम्पल भी दे सकते हो एंटीना की। जब हम छोटे होते थे एंटीना बेटा बेटा होता था,
पश्चिम की ओर होना चाहिए। इसके पीछे का रीजन है कि जब हम किसी के घर जाते हैं, कई लोगों की आदत होती है कि पूछते हैं कि ये टीवी कितने का है, ये एसी कितने का है, मतलब हम कौन से दिखने लग जाते हैं। किसी के घर हम मेहमान बनकर गए हैं और उससे हम सारी तरकीब क्वेरी करने लग जाते हैं, तो ये ठीक है तो गलत है? आप बताएं, गलत है। तो हम जब किसी के घर जाएं तो हमें अपना दिमाग ज्यादा यूज नहीं करना चाहिए, इसलिए हमें पश्चिम की दिशा में सो जाना चाहिए ताकि हम अपने दिमाग को ज्यादा यूज न करें। ओके, लेकिन नॉर्थ की दिशा में हमें नहीं सोना चाहिए। नॉर्थ की दिशा में कब सोया जाता है? जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तब हमें नॉर्थ की दिशा में सोया जाता है। तब आप सबको समझ आ गया कि हम किस दिशा में सोएं, कैसे बैठे, कैसे चले। अब हम आगे बढ़ते हैं कि इसके साथ हम मैंने आपको आसनों के प्रयोग भी करवाए थे कि हम अपने पोस्चर को सीधा करने के लिए आसनों का प्रयोग भी कर सकते हैं, जैसे कि त्रिकोण आसन। त्रिकोण आसन में हम क्या करते हैं? पहले एक तरफ घुटना, दूसरी तरफ रिलैक्सेशन होती है, ठीक है। इससे क्या होता है, आपने कभी देखा होगा जो महापुरुष होते हैं, संत महात्मा होते हैं, वो अपने घुटने को प्रेस करते हैं क्या? नहीं करते ना, उनके पास तो प्रेस होती ही नहीं है, तो वो उनके घुटने फिर भी हमसे ज्यादा सीधे क्यों रहते हैं? क्योंकि आपने सोचा है, क्योंकि वो कपड़े को तिरछा खींच लेते हैं, इससे क्या होता है, कपड़ा पूरा सीधा हो जाता है, फिर पहले जाके रख देते हैं। तो हम भी जब हमारे शरीर में कोई भी अकड़न है, कोई भी जकड़न है, अगर हम त्रिकोणासन करते हैं, त्रिकोण आसन करते हैं, तो वो क्या होते हैं, निकल जाते हैं और हमारा बॉडी का पोस्चर क्या होता है, सीधा होता है। आजकल आप सबको पता है कितनी प्रॉब्लम्स है, सर्वाइवल की, साइटिका की, कितनी प्रॉब्लम्स है। इन सबका रीजन भी यही है, हमारा बैठने का पोस्चर सही नहीं है। जब हमारा बैठने का, चलने का प्रोसेस सही नहीं होता, तो इसका प्रभाव हमारे रेस्पिरेटरी सेंटर पर भी पड़ता है, जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है ना, उस पर भी पड़ता है। क्योंकि जब हम झुककर बैठते हैं, आप देखो कभी भी आप झुककर बैठते हो, तो जब हम श्वास लेते हैं, अभी डॉक्टर हंसा जी ने बताया था कि जब हम श्वास लेते हैं तो हमारे लंग्स का हम कितना यूटिलाइज करते हैं, बताया था ना अभी आपको। जब हमारा पोस्चर बैठने का सही नहीं है, तो जो हमारा श्वास लेने का है, जो हम श्वास ले रहे हैं, तो वो और भी ज्यादा स्लो हो जाती है, फास्ट हो जाती है, मतलब हमारे इंडियन एपिसोड तक पहुंच ही नहीं पाती, क्योंकि हमारे बैठने का पोस्चर सही नहीं है, तो हम श्वास लेने में भी कठिनाई आती है, तो हमारी जो श्वसन क्रिया है वो स्लो डाउन हो जाती है। तो बैठने के पोस्चर, हमारे जो आसन है, पोस्चर है, उसका प्रभाव हमारे रेस्पिरेटरी सेंटर पर, डाइजेस्टिव सिस्टम पर भी पड़ता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम पर भी पड़ता है। हमारा शरीर कितने तत्वों से मिलकर बना है, क्या आप बता सकते हैं? वेरी गुड, कौन कौन से? वेरी गुड, ये क्या है? नो, ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं? अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी, जल। अगर हमारी बॉडी में से इन 5 तत्वों में से किसी भी तत्व का इम्बैलेंस हो जाता है, तो क्या होता है, हमें फिजिकल प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। अगर हमें इन 5 तत्वों पर बैलेंस करना हो, तो उसके लिए हमारे पास जीवन विज्ञान में हस्त मुद्राएं हैं, तो हम उन हस्त मुद्राओं के द्वारा अपनी बॉडी में इनका बैलेंस कर सकते हैं। जैसे कि अभी पहले उन्होंने क्या मुद्रा कराई थी, दीपिका मैम ने अभी आपको कि अंगूठे को और इंडेक्स फिंगर को
वरुण मुद्रा। वेरी गुड। अब हम आगे बढ़ते हैं यौगिक क्रियाओं की तरफ। हमारे साथ चलने का कहते बहुत से यौगिक हैं इसमें। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बताऊं कि यौगिक है हमें क्या करने की जरूरत है। देखो सबसे रेस्पिरेटरी सिस्टम, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, ये सभी सिस्टम के बारे में सुन रखा होगा, लेकिन आज मैं जो बात करने वाली हूँ लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में। लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में कितने लोगों ने सुना है? सुना है किसी ने? ओके, ये लिम्फेटिक सिस्टम क्या है? जब हमारा हार्ट ब्लड को पंप करता है तो हमारे ब्लड वेसल्स में जब ब्लड का फ्लो होता है उसमें छोटे छोटे छेद होते हैं, तो उसमें से क्या होता है कि लसिका निकलती है। सिर्फ लसिका लीक क्या होता है जो कि 17 से 20 लीटर तक की होती है। ये लसिका लीक क्या होती है? ये हमारे शरीर में जो भी जीवाणु रोगाणु होते हैं उनको पकड़ लेते हैं। फिर जीवाणुओं को पकड़ लेते हैं, रोगाणुओं को पकड़ तो लेते हैं, लेकिन उनको रंजित नहीं करते। जैसे कि हमारे शहर में एक चोर आ गया, मैंने पुलिस को फोन कर दिया कि हमारे शहर में चोर आ गया। पुलिस आएगी, चोर को पकड़ लेगी। क्या पुलिस चोर को दंडित कर पाएगी? नहीं। पुलिस क्या करेगी? उस चोर को पकड़कर जज के सामने पेश करेगी। वो जज का काम है उसको क्या पनिशमेंट देनी है। ऐसे ही हमारे जो लसिका लीक है इसमें हमारे शरीर से रोगाणुओं को पकड़ तो लेते हैं, लेकिन उनका नाश नहीं करते। इसके लिए हमारे शरीर में प्रकृति ने बहुत ही सुंदर व्यवस्था की है। क्या है? हमारे शरीर में 602 लिम्फ नोड्स है। कितने लिम्फ नोड्स है? ये एक तरह का कहते हैं हॉस्पिटल है हमारी बॉडी में, लेकिन इन लिम्फ नोड्स तक लसिका लिम्फ को इन लिम्फ नोड्स तक पहुंचाने के लिए हमारे पास कोई भी पंप नहीं है। लसिका लिम्फ जो कि हमारी ब्लड वेसल्स में से निकले थे उसको लिम्फ नोड्स तक पहुंचाने के लिए हमारे पास कोई पंप नहीं है। जैसे कि हमारे पास सर्कुलेटरी सिस्टम के लिए तो हार्ट पंप है, ब्लड सर्कुलेट होता है, लेकिन इसके लिए कोई पंप नहीं। तो ये कैसे काम करती है? ये करती है हमारी यौगिक क्रियाओं के द्वारा। जब हम सिर से लेकर पैर तक एक बॉडी पार्ट की यौगिक क्रिया करते हैं तो इससे क्या होता है कि हमारे एक बॉडी पार्ट जब कॉन्ट्रैक्ट होती है वहाँ से ब्लड फ्लो अधिक मात्रा में निकलता है, लिम्फ फ्लूइड निकलता है और वह लिम्फ फ्लूइड हमारे लिम्फ नोड तक पहुँच जाते हैं। और लिम्फ नोड में क्या होते हैं? हमारे लिम्फोसाइट्स होते हैं। जो लिम्फोसाइट्स होते हैं, जो रोगाणु कीटाणु होते हैं उनका वह नाश कर देते हैं। समझ आ गया? रिपीट करूं? जो लसिका लिम्फ है जो हमारे ब्लड वेसल्स से निकले थे उसको लिम्फ नोड्स तक पहुंचाना है। ठीक है? उसको हम कैसे पहुंचा सकते हैं? यौगिक क्रियाओं के द्वारा। जब हम एक बॉडी पार्ट की यौगिक क्रिया करते हैं, यौगिक क्रिया सिर्फ वार्म अप एक्सरसाइज नहीं है कि हम सिर्फ हमारा वार्म अप हो जाता है। इससे बहुत से बेनिफिट है। तभी हम एक एक्टिव जीवन विज्ञान के माध्यम से सोचते हैं कि हम बच्चों को ज्यादा से ज्यादा करवाएं, क्योंकि इसका सिर्फ ऐसा नहीं है कि बच्चे की सिर्फ फिजिकल हेल्थ होगी, इससे बहुत से बेनिफिट है यौगिक। और यौगिक क्रिया ऐसा भी नहीं है कि आपको स्पेसिफिक प्लेस है, ये आप कहीं पर भी कभी भी कर सकते हैं। आप ये इसको आप डिवाइड करके कर सकते हैं, कभी 5 करके, कभी 10 करके, ऐसे डिवाइड करके भी कर सकते हैं। जब आप ये करते हैं यौगिक क्रियाएं तो इससे क्या होता है कि वो बॉडी पार्ट की आप यौगिक क्रिया करते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होती है और रिलैक्स